सो हेलो एवरीवन, अभी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है रिसेंट एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे और क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा राम राम, सभी को सलाम, सभी को जय हिंद। सो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज आप लोग जानते हैं कि सोम का जो वेटेज है अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो सोम के इसी चीज़ को देखने के लिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से सोम को समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भर भर के है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो वो सब समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग डियर। चलिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कुछ ऑप्शंस रहेंगे और मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कुछ टाइम दूंगा क्वेश्चन को पढ़ने का, तुरंत मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है कि ए हाइपोथेटिकल लोड इलोंगेशन कर्व फॉर ए 13 mm डायामीटर टेंसाइल स्पेसिमेन। मतलब एक स्पेसिमेन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो लोड इलोंगेशन कर्व आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है। इसी लोड इलोंगेशन कर्व के ग्राफ से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हमें देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि हाइपोथेटिकल लोड लग रहा है, हाइपोथेटिकल लोड लग रहा है, लोड इलोंगेशन कर्व आपको दिख रहा है फॉर ए 13 mm डायामीटर टेंसाइल स्पेसिमेन। आप लोगों ने सुना होगा एक मशीन है जिसका नाम है यूटीएम। आप लोगों ने यूटीएम मशीन का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, यूटीएम मशीन का तो नाम आपने सुना होगा। और यूटीएम मशीन के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक स्पेसिमेन ले जाते हैं, एक वर्कपीस, उसको लगा के उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक ना, उसको लगा क्या करते हैं, खींचते हैं। तो होता क्या है कि वही ये कह रहा है कि जैसे मान लो वहां जो स्पेसिमेन है मेरा, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहां जो स्पेसिमेन है मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये हमारा स्पेसिमेन है। और स्पेसिमेन में जो वर्कपीस होता है, जितने भी हम लोग काम करते हैं, वो यहां से यहां तक का होता है। इसका पूरा का पूरा डायमेंशन जो होता है सेट होता है, कितना होगा, कैसे होगा, लाइक दिस। तो ये हमारा काम करना जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, ये हमारा इतना पीस है जिसपे हम लोग काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग वर्क पीस कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहे हैं उसका डायामीटर 13 mm, ठीक है ना। अब इसका डायामीटर कितना कह रहा है, इसका डायामीटर है 13 mm। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता देना। टेंसाइल स्पेसिमेन है, मतलब टेंसाइल कहने का मतलब है कि इसके ऊपर टेंशन लोड लग रहा है, बाहर की ओर खींचा जा रहा है। ठीक है ना, विथ 50 mm गेज लेंथ, मतलब ये डायामीटर है, ठीक है ना, और गेज लेंथ यहां से यहां तक की लंबाई। ठीक है ना, ये हमारा क्या है डियर, ये हमारा डायामीटर है और वो क्या हमारा लेंथ। लंबाई कितना है, 50 mm। अब क्या कह रहा है कि इज ऑल्सो सोन इन फिगर, जैसे आपको दिख रहा होगा लोड लग रहा है, यहाँ स्ट्रेन इलोंगेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा यंग्स मॉडुलस क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस क्या होगा। ठीक है ना, ये स्पेसिमेन है, ये डायामीटर है, ये लंबाई है। पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस क्या होगा। तो यंग्स मॉडुलस कैसे निकलेगा, देखिए यंग्स मॉडुलस कैसे निकलेगा।
हम लोग क्या जानते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में? हम लोगों ने एक चीज सुना है कि यूटीएम मशीन के अंदर जब आप ये लोड लगा खींचते हो ना, तो वहां एक लॉ आता है, इसका नाम है हुक्स लॉ। आप लोगों ने सुना होगा हुक्स लॉ के बारे में। तो हुक्स लॉ की बात करते हैं। ये क्या है? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ यहाँ क्या दिखाता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या आया? बी। परफेक्ट। किसी बच्चे का आंसर आ गया है बी, परफेक्ट आंसर। अब यहां क्या होगा? यहां हमें समझने को है कि स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। परफेक्ट डियर। तो लीनियर स्ट्रेस क्या होगा? हमें स्ट्रेस समझना होगा। तो स्ट्रेस जो होगा हमारा लीनियर स्ट्रेस, ये होगा फोर्स अपॉन एरिया। और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? तो आई थिंक लीनियर स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो अब हमें समझना है कि लोड जो है, हम फोर्स कौन सा लेंगे, पी कौन सा लेंगे, 2000 लेंगे या 3000 लेंगे? तो हमें यहां देखने को मिला कि यंग्स मॉडुलस जो होता है अंडर इलास्टिक लिमिट देखने को ही मिलता है, क्योंकि ये इलास्टिक कांस्टेंट है, तो अंडर इलास्टिक लिमिट ही हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या चूज करेंगे? 2000 चूज करेंगे, क्योंकि पहले इलास्टिक लिमिट आता है, देन अल्टीमेट आता है, यील्ड आता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, देन ये आता है। तो हमें यहाँ क्या है कि ये 2000 वाला हमें पहले देखने को मिलेगा। तो ये लोड हमारा किस में है? केजीएफ में। जो P है वो है 2000 केजीएफ। केजीएफ लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? केजीएफ में। ये क्या है बेटे? ये P है। तो हमें P को क्या करना पड़ेगा? लोड को न्यूटन में गुनाना पड़ेगा। तो 2000 गुणे 9.81 न्यूटन। तो P हमारा इतना न्यूटन हो जाएगा। ये 1 केजीएफ में 9.81 न्यूटन होता है, आपको बदल लिया। तो अब यहां से हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। 2000 गुणे 9.81 बटे एरिया क्या होगा? π/4। डायामीटर दिया हुआ है स्पेसिमेन का 13 mm। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है डियर? इलोंगेशन इन mm, दैट इज 0.05। 0.05 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है? गेज लेंथ। गेज लेंथ है 50। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन आएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा डियर? आप यहां देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें स्ट्रेस पता चल गया, स्ट्रेन पता चल गया, तो हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे? यहां लाके रख के यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जरा निकालिएगा, स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना आया, देखिएगा। फिर इनका रेशियो आप करेंगे। तो जब आप यहां रेशियो करेंगे, E बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेस कितना आया डियर? फटाफट बताना, सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर, तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? यस, 148 गीगा पास्कल। ये आएगा 148 गीगा पास्कल आएगा। अच्छा, स्ट्रेस जो है जब आप इसको यहां सॉल्व करोगे तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो E के जो वैल्यू है डियर, वो क्या होगा? 148 गीगा पास्कल। मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू एक बार बता दीजिए, आप लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया? ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू रख के आराम से काम कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो इसीलिए हमने अंडर इलास्टिक लिमिट ही 2000 लिया। अब आगे ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया। अब उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है?
हाँ, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा मटेरियल का? किसी मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एक साइड से हमें स्ट्रेस पूछ रहा है, तो लोड हमारा क्या होगा? अल्टीमेट लोड दैट इज 3000 लोड अपॉन एरिया होगा। लेकिन ये केजीएफ में है, किलोग्राम फोर्स में, तो इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, डिवाइड बाई π/4 डी स्क्वायर। तो अल्टीमेट बराबर, बताओ कितना आया? ये तो आसान था। ये तो आसान था। कितना आया? इसको सॉल्व करो। यस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑन एन अप्रोक्स किसके बराबर आएगा? सॉल्व दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऑन एन अप्रोक्स 222। मतलब यहां आंसर आपको जो देखने को मिलेगा ये दिखेगा समथिंग 221.7, ठीक है ना? इतना आपको देखने को मिलेगा मेगा पास्कल, ठीक है ना? तो ये जो है ऑन एन अप्रोक्स 222 के बराबर होगा। हाँ, 221.7, परफेक्ट परफेक्ट डियर। तो ये आपको देखने को मिलेगा और यहां से हो जाएगा। स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक ना? ध्यान रखिएगा। चलिए, उसी क्वेश्चन में हमने आगे देखा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेस वैल्यू ऑफ 300 मेगा पास्कल एंड 400 मेगा पास्कल। मतलब एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक ना? 300 मेगा पास्कल, 400 एट 10% एंड 15% ऑफ स्ट्रेन respectively and exhibit necking at a strain of 27%. The difference in true stress value between these points. क्वेश्चन का पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फिगर समझिए। पहले हमें क्वेश्चन का फिगर समझना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पता ही है कैसे खींचते हैं। किसका है? माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का कैसा है ग्राफ आपको पता ही है सारा, ठीक ना? ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इस तरीके से आगे जाएगा और यहाँ नेकिंग आ जाएगा। यही होगा, पूरा पूरा यही पॉइंट होता है। तो अब हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिया है। कह रहे 300 मेगा पास्कल एंड 400 मेगा पास्कल, 10 और 15%, ठीक है। हमें नहीं पता 300 कहाँ है, हमें नहीं पता 400 कहाँ है, तो हमने बस ऐसे ही साइन कर दिया कि मान लो 300 यहां कहीं होगा और थोड़ा सा स्ट्रेन और बढ़ गया है, मान लो 400 यहां कहीं होगा, ठीक है। अब 300 यहां है तो यहां कितना स्ट्रेन है, 400 यहां है तो यहां कितना स्ट्रेन है, ठीक है ना? और
लास्ट में कह रहा है नेकिंग पे, कहा नेकिंग पे हमें स्ट्रेन 27%। समझ, यहां है आपका स्ट्रेन का मान 10%, यहां है स्ट्रेन का मान 10%, यहां है 15%, यहां है 10%, यहां 15%, और यहां कितना है 27%। ठीक ना, तो स्ट्रेन की वैल्यू हमें इतनी दी हुई है, ये हमारा स्ट्रेस है, और ये ग्राफ हमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ट्रू स्ट्रेस वैल्यू बिटवीन दीज पॉइंट, इन सारे पॉइंट के बीच में ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू हमें देखनी है। किन पॉइंट्स के बीच में? इन पॉइंट्स के बीच में। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या देखनी है? ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू देखनी है, उन दोनों का वैल्यू का डिफरेंस देखना है। मतलब जो भी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इन दोनों पॉइंट के बीच में, उसका डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस के साथ, क्योंकि ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ट्रू स्ट्रेस, जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का रिलेशन क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस बराबर इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन ब्रैकेट 1 प्लस ई। ट्रू स्ट्रेस बराबर इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन ब्रैकेट 1 प्लस ई। अब देखो, ट्रू स्ट्रेस निकालना है ना, अगर मैं पहला पॉइंट ये ले लूं और ये दूसरा पॉइंट, तो पहले पॉइंट पे स्ट्रेस 300 है और स्ट्रेन है 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है डियर? 0.1, इसका 0.15। ठीक है, तो एक सेकेंड, कहां चला गया? हाँ, 300 और 0.1, 300 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1, तो ट्रू स्ट्रेस एट पॉइंट 1 कितना आएगा? जरा करना मल्टीप्लाई, इसको जरा मल्टीप्लाई करना, ये 1.1 इंटू 300, यह आएगा 330। ट्रू स्ट्रेस एट पॉइंट 1। ठीक है, अब आगे कि अगर मैं ट्रू स्ट्रेस एट पॉइंट 2 पूछूं तो क्या होगा डियर? 2 पे स्ट्रेस 400 है और ये 0.15, 1 प्लस 0.15, ये कितना आएगा डियर? 0.15, 1.15 इंटू 400 और 15 चौके 60, एकदम ये 60 और ये 400, 460। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछ रहा है कितना है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है इनका। तो डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस इन ट्रू स्ट्रेस वैल्यू। ठीक है, सिग्मा ट्रू स्ट्रेस 2 सिग्मा ट्रू स्ट्रेस 1, that is 460 minus 330, that is 130 मेगापास्कल। ये बात समझ में आई? यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आया? हाँ या ना? एकदम देख लो, एकदम मक्खन की तरह समझ में आया। 130, दैट मीन्स ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम कमेंट एकदम करते रहना एकदम सभी को।
वेरी गुड डियर। चलो चले अगला, लो अगला। A 9 kilonewton tensile load will be applied to a 50 meter length steel wire। एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए 9 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड विल बी अप्लाइड टू ए 50 मीटर लेंथ स्टील वायर। एक 50 मीटर का लंबा स्टील वायर है, ठीक है। ई दिया है 200 गीगा पास्कल। द नॉर्मल स्ट्रेस इन द वायर मस्ट नॉट एक्सीड 150 मेगा पास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस मस्ट नॉट एग्जिस्ट, नॉर्मल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होता। एंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर 25 mm का इंक्रीज हो सकता है। विच एमंग दीज कुड बी द स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द वायर, जिससे आपका तार टूटे भी ना। स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द वायर। क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझो कि एक स्टील वायर है, क्या है, एक स्टील वायर है, ठीक है, एकदम प्यार समझना क्वेश्चन। 9 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड लग रहा है, इसके खींच रहे हैं कितना, 9 किलो न्यूटन लगा के। अप्लाइड टू ए 50 मीटर लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर की। यंग्स मॉडुलस कितना है, 200 गीगा पास्कल। द नॉर्मल स्ट्रेस इन द वायर मस्ट नॉट एक्सीड, दैट मीन्स जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसकी परमिसिबल वैल्यू दे रखा है 150 मेगा पास्कल, ठीक है। पीआर का मतलब है परमिसिबल वैल्यू, कि यहां तक परमिशन दिया है कि इससे ज्यादा मत करना। क्वेश्चन को पढ़े एक बार। वायर नॉर्मल स्ट्रेस इन द वायर मस्ट नॉट एक्सीड, मतलब 150 से ज्यादा मत करना। 150 तुम्हें परमिशन दिया जाता है, तो परमिसिबल। एंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी एट मोस्ट 25 mm। लंबाई अगर आप खींचोगे तो चेंज इन लेंथ जो है वायर का वो ज्यादा से ज्यादा 25 mm होगा, ठीक ना। देखो ये सब मीटर में है, ये mm में है। विच एमंग दिस द कुड बी द, मतलब कह रहा है कि इसको जब खींचा तो 25 mm खींच गया। अब एट दैट टाइम जब इसको खींचा तो इसका डायामीटर भी कम हुआ होगा, तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द वायर सो दैट द वायर डज नॉट फेल। मतलब वो डायामीटर बताओ वायर का, मतलब जब खींच दिया, जैसे रबड़ को पकड़ के खींच देते ना, जैसे उस पॉइंट के बाद वायर टूट जाएगा, रबड़ टूट जाएगा, तो उस पॉइंट पे जो पतला सा डायामीटर, सबसे छोटा डायामीटर, ठीक है, जहां तक फेल नहीं हुआ वो डायामीटर बताओ। वायर का डायामीटर जानना है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया? एक बार देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया? सर डायामीटर ही तो निकालना, इतना बड़ा खेल किस बात का? मैंने कहा देखो डायामीटर ही निकालना मैं जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझो। कोई बड़ी चीज नहीं है डायामीटर निकालना, क्योंकि स्ट्रेस दिया है, फोर्स दिया है, एरिया लगाओगे, फोर्स अपॉन एरिया आराम से निकलेगा। देखें, देखो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर π/4d²। नॉर्मल कितना है, 150 मेगा पास्कल। फोर्स कितना है जी, 9 किलो न्यूटन। 9 किलो न्यूटन है तो 9000 कर देते हैं, डिवाइड बाई π/4d²। तो डाया तो हमें पता नहीं है, तो डाया बताइए हमें जरा। तो क्या सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायामीटर निकल गया? नहीं बेटे, तुम निकाल लो तो अभी बताते हैं।
आप लोग एक डायामीटर यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो आपको जो भी चीजें दी हुई हैं वहां से एक डायामीटर आप ऐसा करके निकाल सकते हो, स्ट्रेस दिया, फोर्स दिया। और कैसे डायामीटर निकाल सकते हो? और सर डायामीटर कैसे निकल सकता है, सोचिए जरा। सर एक और तरीका है। मैंने कहा क्या सर, आपको इलोंगेशन दिया हुआ है? हमने कहा हाँ, तो सर इलोंगेशन दिया है, तो सर अगर आपको इलोंगेशन दिया है तो वी नो दिस कि एक्सियल लोड लगेगा तो हमारा इलोंगेशन क्या होगा, पी एल अपॉन ए, है ना। तो डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई। तो बच्चे यहां से भी डाया निकलेगा, तो डी इधर जाएगा, डी स्क्वायर बराबर पी एल अपॉन पाई बाई 4, ये डेल्टा एल इधर आ जाएगा इंटू ई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक काम कर दो, पाई बाई 4 को ना 4 ऊपर कर दो, पाई नीचे। ठीक है, तो 4 इंटू पी कितना है 9000 इंटू लेंथ है कितना 50 मीटर। बच्चे हमें एमएम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, डिवाइड बाई पाई इंटू चेंज इन लेंथ कितना 25, कितना है 25, और ई कितना है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल है, उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो। मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10³ लगा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना, ये डी स्क्वायर है, तो डी के लिए आप इसका क्या करोगे, रूट कर दो। ठीक है बच्चों, यहां से भी एक डायामीटर आएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने दो चीजें हैं, ठीक है ना, आपके सामने दो चीजें हैं, आपके सामने दो चीजें हैं। या तो आप डायमीटर फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लीजिए, या तो आप डायमीटर एक्सेल लोड, क्योंकि देखो बच्चे यहां एक्सेल लोड लग रहा है, एक तार पे एक्सेल लोड लग रहा है। तो जब आपको पता है जब एक्सेल लोड लगा खींचते हैं तो इलोंगेशन क्या होता है, पीएल अपॉन ए। तो पीएल अपॉन ए, तो पीएल अपॉन ए, एरिया की जगह पाई 4 डी स्क्वायर रख दिया, सारा चीज उठा के यहां रख दिया। 200 गीगा पास्कल था तो उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, बस यहां से डायामीटर, डायामीटर निकालिए जरा, डायामीटर बताइए मेरे को। हमें आंसर बताओ, हमें ऑप्शन नहीं सुनना है, हमें आंसर बताओ, ऑप्शन नहीं सुनना है मुझे। इसका कितना आया, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना आया, इसका कितना आया, इसका 10.66, 10.70। अच्छा इसका आगे मान लो ये आ गया मिलीमीटर, इसका बताना, इसका कितना है डियर, 3.8। बेटे वो डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है, कृपया ध्यान दीजिए थोड़ा सही तरीके से। इसको बताओ कितना आया, कैलकुलेशन गलत है, 8.74 मिलीमीटर, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां तो दोनों ऑप्शन है, 8.75 भी है, 10.7 भी है। आपने जो निकाला एक ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन में ये है, अब क्या लगाइएगा, आपका आंसर 8.74 यहां है और यहां 10.7 है। आपके ये दोनों ऑप्शन यहां रखे हैं, देखिए देख लीजिए एक बार। अब आप क्या लगाएंगे, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द वायर दैट डज नॉट फेल, सबसे छोटा डायामीटर जिसपे वो फेल ना हो।
तो जाहिर सी बात है यहां बच्चे क्या कहेंगे, सर क्वेश्चन में छोटा डायमीटर पूछा है तो ये वाला मार देते आंसर, ये वाला ये वाला। सुनो, अब डायामीटर उतना होना चाहिए जिसपे वो फेल ना हो, क्वेश्चन में ये बोला है डायामीटर उतना हो जिसपे वो फेल ना हो, समझना, मतलब 8 तक बच सकता है, ठीक है ना, 10 वाला और अच्छे से बचेगा। तो खुद सोचो जिसपे फेल ना हो कौन सा ज्यादा सेफ है, 10.7 इज मोर सेफ। ज्यादा सेफ है ना। अगर 10.7 का डायामीटर है, अब समझो 10.7 mm का डायामीटर है, ठीक है ना, और 8.7 का डायामीटर है, अब हम लोड लगाएं तो कौन सा भी ज्यादा सेफ है, सर ज्यादा सेफ ये है ना, क्योंकि अभी ये 8 पे आएगा तब 8 वाले से कंपीट करेगा और 8 वाला तब तक टूट चुका होगा। तो दैट मीन्स अगर ये डायामीटर पे अगर हमारा वायर है तो हम ज्यादा सेफ हैं। और क्वेश्चन में हमें पूछ भी रहा है, क्वेश्चन में हमें ये कह भी रहा है कि भैया स्मॉलेस्ट डायमीटर डिस्प्ले वायर डज नॉट फेल, वायर फेल ना हो। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो यहां जो है आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर है बेटे? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बार 1, 2 बार है, एक बार 1 है एक बार 2, एक का डायमीटर d, लेंथ l, इलास्टिक यंग्स मॉडुलस E, सब्जेक्टेड टू लोड P, रिजल्टिंग इन लॉन्गसन डेल्टा 1। बार 2 है द डायमीटर 2d, लेंथ 2l, इलास्टिक मॉडुलस 2E, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड 2P, रिजल्टिंग इन लॉन्गसन डेल्टा 2। द रेशियो ऑफ डेल्टा 1 टू द डेल्टा 2। बहुत आसान। तो एलोंगेशन का रेशियो होता कैसा है? तो क्वेश्चन में हमें यहाँ बार दिया हुआ है, बार 1 बार 2, ठीक है, बार 1 बार 2। बार 1 का क्या क्या है, डायामीटर d, लेंथ l, यंग्स मॉडुलस E, subjected to load P, elongation delta 1, diameter 2d, length 2l, यंग्स मॉडुलस 2e, यह होगा लोड 2p और यह है डेल्टा 2। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 का रेशियो बताइए। तो डेल्टा जो होता है PL/AE होता है, और एरिया को हमें चेंज करना है ना, हाँ, PL/π/4d²E। तो इसका मतलब है ये 4PL/πd² होता है। अब क्वेश्चन में हमें डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 यही होगा जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है ना। डेल्टा 2 क्या होगा, 4 तो 4 रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, P जो है ये 2P हो जाएगा, L जो है ये 2L हो जाएगा, डायामीटर जो है ये 2D हो जाएगा, इंटू E जो है ये 2E हो जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 4/पाई तो कॉमन है, 2 दूनी 4, यहां से देखोगे ऐसे 2 दूनी 4 PL अपन 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 d²E, ठीक है ना, 4 दूनी 8, ठीक है ना। यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये 1/2 अगर ऐसे करोगे 1/2 अलग कर दो, 4PL अपॉन πd²E,
ठीक है, तो 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर भी 1/2, सो दिस इज द डेल्टा 2, ठीक है। सो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, ये पूरा का सिस्टम अगर मान लो ये सिस्टम ए है तो ये है a/2, ठीक है ना, तो 1 अपॉन 1/2, दैट मीन्स आंसर कितना होगा 2, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, दिस इज द रेशियो ऑफ 2। समझ में आ गया, सही है ना? क्लियर है बेटे? क्लियर? बार 1 बार 2, ज्योति आंसर आ रहा है बेटे? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करते हैं, अभी पहले इसको करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो, कह रहा टू सर्कुलर रॉड shown below carries the same axial load P. The rod A has a uniform cross section and the rod B has a non-uniform cross section. A है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे तक सारा डायमीटर सेम, ऊपर 2D फिर 1D फिर 2D, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ रॉड ए टू द रॉड बी, तो इलोंगेशन क्या होता है? जुड़ जाता है, ये सीरीज में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सारा इलोंगेशन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो अगर सारा इलोंगेशन जुड़ जाएगा तो इसका इलोंगेशन और इसके इलोंगेशन का दोनों का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, ठीक है। करिए एक बार जल्दी से, करिए एक बार जल्दी से, आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा जल्दी से देखिए। आज आपकी एक और क्लास है, ठीक है, आज आपकी एक और क्लास है, 5:30 बजे से एक और क्लास है, ठीक है ना। तो बार 1 का इलोंगेशन कितना होगा? द रेशियो ऑफ इलोंगेशन बार 1 का कितना होगा? PL अपॉन ए होगा ना। अगर हम इसको देखें तो यहां भी एक्सेल लोड लग रहा है, PL अपॉन ए ही होगा, ठीक है ना। तो PL अपॉन डी स्क्वायर डेल्टा L1 होगा 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये डेल्टा L1 है, ठीक है, ये डेल्टा L1 है। नाउ डेल्टा L2 की बात करते हैं। देखो ये डेल्टा डेल्टा L2, इसका इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। तो डायामीटर 2D, लंबाई L/3, डायामीटर 2D, लंबाई L/3। अरे वाह, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। अगर दोनों एक जैसा है तो 2 बार क्यों लिखना, एक बार लिखो ना, उसको 2 गुना कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो हम डेल्टा L2 लिख रहे हैं और डेल्टा L2 लिख रहे हैं, तो हम 2D के लिए क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने डेल्टा L1 लिखा है। दूसरा और सबसे शॉर्टकट मेथड, अगर डायामीटर D है तो एरिया होता है A, ठीक है। इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो, ये और भी आसान है, ये उससे भी आसान तरीका है, ठीक है। अगर डायामीटर D होता है तो एरिया होता है A। अगर डायामीटर 2D होता, आपको पता ही है एरिया क्या होता है, पाई ऑफ D स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अगर डायामीटर मतलब समझ गए ना, डायामीटर A, अच्छा 3D होगा तो क्या होगा? 3 स्क्वायर 9A। तो A के फॉर्म में रखो, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। और ये तरीका आगे बढ़ा सकते हो आप, इसका बस स्क्वायर करना होता है,
ठीक है, आप ये तरीका आगे लगा सकते हो। ठीक है, दिस इज शॉर्टेस्ट मेथड, आप जिससे आराम से कोई भी चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ये हमने पकड़ लिया, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने ये पकड़ लिया। अब आगे पहले वाले का क्या होगा, डेल्टा L1 पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। डेल्टा L2 क्या होगा, डायामीटर 2D है तो एरिया होगा 4A। तो पहले वाले का क्या होगा, देखो पी एल की जगह होगा L/3, एरिया ए की जगह 2D का क्या होगा, एरिया 4A इंटू यंग्स मॉडुलस। अब आप देखो ये चीज यहां भी है, ये चीज यहां भी है, तो 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, प्लस एक ये बीच में है L/3 का, पी एल, एल कितना है L/3 अपॉन डायामीटर D है तो एरिया ए होगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, एक बार बता दो यार, ये चीज समझ में आया जो बनाया, यस परफेक्ट, परफेक्ट समझ में आ गया। आप देखो आगे, देखो तो इसको अपन आराम सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4, देखो तो पी L/3 ए, ये तो कॉमन है, दो से जाएगा, तो पी L/3 ए इंटू ई, यहां है 1/2 प्लस यहां है 1, देखो यहां 1/2 बचा, यहां 1, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, ये कितना होगा, दैट इज 3/2, ठीक है ना, और ये 3/2 होगा, अगर मैं इसको जोड़ूं, ठीक है, अब ये 3 से ये 3 कट सकता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पी एल अपॉन ये 3 इधर आ गया, 3AE इंटू 3/2, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब बाई 2, 1/2 यहां बचेगा, और ये तो ये कितना होगा, पी एल अपॉन 2A, दिस इज डेल्टा एल। ठीक है, पी एल अपॉन 2A, पी एल अपॉन ए। ओके, सो डियर यू कैन सी दिस, आपका क्या होगा, इलोंगेशन रॉड ए और रॉड बी का जो इलोंगेशन है उसका रेशियो देखिएगा, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन 2A, पी एल अपॉन ए, और यहां था पी एल अपॉन 2A, मतलब आप ये कह सकते हो 1/2 दैट इज 2, क्या सही है, सही है, तो डेल्टा 1/डेल्टा 2 रेशियो इज 2:1, क्या होगा रेशियो, 2:1। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, देखा, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, आया, यस और नो, यस, परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार,
इस क्वेश्चन को अगर देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को अगली सेशन में करवाएंगे, ठीक है ना। और अभी जो है आप लोगों का अप्रोक्स 5:30 से ही, 5:30 से पहले भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अटेंड रहिएगा, आईसी इंजन की एक क्लास होगी और अभी, ठीक है ना, एक क्लास और होगी। अभी क्लासेस 45 मिनट्स की हो रही हैं, 45 मिनट की भी सारी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। अभी ये क्लासेस की संख्या धीरे धीरे आपको बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो 2 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है अभी, ठीक है। अभी हो सकता है इसके बाद 3 सब्जेक्ट पैरेलल चले, तो कृपया ध्यान दें। तो अभी मिलते हैं कुछ देर के बाद आप लोगों से। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि फटाफट सारे क्वेश्चन हम लोग कर लें, ठीक है ना। बहुत सारा चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऑन एन अप्रॉक्स सोम में हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन तक, 200 क्वेश्चन तो मिनिमम, मतलब मैं बोलूंगा कि 200 क्वेश्चन तक तो हम लोग करेंगे, 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आज ऑन एन अप्रॉक्स 8 या 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो ये लेवल जो है, देखो एक बड़े क्वेश्चन से कई सारे छोटे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मेरा मानना है कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म कहानी। ज्यादा सोचो मत, क्योंकि सोम पढ़ना है तो सोम को पूरे अच्छे तरीके से इन डिटेल समझना है, इन डिटेल पढ़ना है। तो इन सब चीजों को सोच समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है घर पे, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन एट बी आराम से आप निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है। इसका ट्रिक वगैरह आपको पता ही है। ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही सोम में, ठीक है ना। मिलता हूँ फिर मैं कल, और कल जो है मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा आप लोग, ठीक है। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें कह सकते हैं आप, ठीक है।